राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। ये दो हमारे चैनल हैं। हमारे साथ आज कर्नल रैना है। कर्नल साहब नमस्कार। नमस्कार बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। कर्नल साहब, ये ट्रम्प साहब की जितनी उठापटक चल रही है दुनिया भर में, वो तो सारी दुनिया देख ही रही है। पर आज हम चर्चा करेंगे जो अमेरिका ने, यूएस ने, ट्रंप ने तालिबान को जो अल्टीमेटम दिया, भाई बगराम एयरबेस खाली कर दो, वो हमें चाहिए, और उन्होंने मना कर दिया। अमेरिका जिस तरीके से सब कुछ छोड़ छाड़ के अफगानिस्तान से भागा था, अब उनको बगराम वापस चाहिए। सर ये क्या कहानी है, जरा बताइए दर्शकों को। पहले गया क्यों, अब वापस क्यों आना चाहता है, और अब तालिबान मना कर रहा है। जी जी, बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया मुद्दा आज बाबा जी। गया तो इसलिए था कि मार खा के गया था, वो आप हम सबको पता है। और लेकिन मार खा के जाने में पीछे भी वो पीछे जो वेपन छोड़ के गया, जो हथियार छोड़ के गया, वो इस पूरे सब कॉन्टिनेंट को, भारतीय उपमहाद्वीप को, और ये जो इसका पड़ोस पड़ोस है अफगानिस्तान को, उसको डिस्टेबलाइज करके गया था अपनी तरफ से, लेकिन अपने फुटप्रिंट छोड़ के गया था। अब बगराम एयरबेस इतना बड़ा एयरबेस है कि उसको मैनेज करने के लिए और उसको सिक्योर करके चलाने के लिए को 3000 लोगों की ज़रूरत है, और वो सिविलियंस के बस की काम नहीं है। आप कॉन्ट्रैक्टर्स को वहाँ डाल सकते हो, लेकिन आपको आर्म्ड फौजी वहाँ चाहिए प्रॉपर करने के लिए। आ क्यों रहा है वो एक बड़ा मेजर क्वेश्चन है, जिसके बारे में तरह तरह के लोगों की अपनी अपनी सोच है। मेरा थोड़ा सोच ये, लोग ये कह रहे हैं कि देखो जी, ये भारत को घेर रहा है, और दूसरे लोग कह रहे हैं कि उसकी ईरान को घेर रहा है, तीसरे लोग कहते हैं कि सऊदी अरेबिया से कुछ खटपट हो गई है। वो इश्यूज हो सकते हैं, नकारा नहीं जा सकता, पर मेरा थोड़ा सोचना डिफरेंट इसलिए है कि यहाँ वो पाकिस्तान में पहले क्यों आया। पहले हम ये समझें कि अफगानिस्तान से पहले पाकिस्तान को भी छोड़ चुका था। इसी ट्रंप ने उस पर सैंक्शन लगाए थे, इनके पैसे बंद किए थे, इन ऑलमोस्ट 6 कंट्रीज के मुस्लिम्स को वीज़ा देना बंद किया था। वही ट्रंप पाकिस्तान की गोद में बैठ गया, जिसको हमें समझ आती है क्लियरली। मैं उसमें क्रिप्टो वगैरह में नहीं जाऊँगा, वो तो उसका पर्सनल है ही है, वो तो पैसे कमा रहा है। स्ट्रेटेजिकली वो पाकिस्तान में बैठ के ईरान को तंग कर सकता है, हमें तंग कर सकता है, अफगानिस्तान पे नज़र रख सकता है, और चाइना का सीपेक को ब्लॉक कर सकता है। वो हो गया एक पार्ट। अब इसको बगराम में जाने की ज़रूरत क्या है? इसको आपको देखने के समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा टर्की, अर्मीनिया, अज़रबैजान। जो इन्होंने समझौता कराया जिसमें ट्रंप कॉरिडोर, जो मेरे को लगता नहीं कभी बनेगा, वो भी ऐसे हवा में गुब्बारा फट जाएगा। अगर वो बन जाता है हाइपोथेटिकली, तो आप क्या देख रहे हैं कि इसका जो मेंबर देश है नेटो, जो कि नेटो का टर्की, जो कि इसको तंग भी करता है अमेरिका को, और वो रशिया से भी डील करता है, वो भी अलग ही आइटम है। तो एक कॉरिडोर बनाने की कोशिश कर रहा है जो कि टर्की को जोड़ेगा कैस्पियन सी के साथ। अब कैस्पियन सी की खासियत ये है कि वहाँ जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं या सेंट्रल एशियन रीजन है, वो पूरा गैस से भरा हुआ है। जैसे वेस्ट एशिया में तेल बहुत था, तो यहाँ पे तेल कम है लेकिन गैस बहुत ज़्यादा है। और आप समझते हैं कि हम सबको पता है कि वेस्टर्न कंट्रीज में गैस की कंजप्शन ज़्यादा है तेल के मुकाबले। उनकी हीटिंग विंटर्स की घरों के अंदर सारी गैस पे चलती है। तो ये वहाँ पे घुसने की कोशिश कर रहा है। जिस दिन इसने आर्मेनिया की तरफ मुंह किया, तो वो इंडिकेशन आनी शुरू होगी कि हम सबको पता है कि कहते हैं ना, अगली लड़ाई पानी पे होगी, लेकिन उस पानी वाली लड़ाई में भी कुछ टाइम है, उससे पहले एनर्जी पे लड़ाई होगी। और अभी तक की लड़ाइयाँ भी आप देखें तो एनर्जी पे और बिजनेस पे ही होती हैं। तो वो जो एरिया है वो बेसिकली रशिया का बैकयार्ड है। अगर हम ये कहें कि तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सारे ऐसे पड़े हुए हैं अनअकाउंटेड, ऐसा कुछ नहीं है। उनका रशिया के साथ पैक्ट्स हैं, समझौते हैं, और कहीं म्यूचुअल डिफेंस तक का इनका आपस में कार्यक्रम है। जैसे जैसे चाइना का बीआरआई का जो इन्फ्लुएंस बढ़ता, पिछले 10 साल में बढ़ा, उसमें ये चाइना का बैकयार्ड भी बन गया। क्योंकि अगर आज आप देखें चाइना को तेल कहाँ से मिल रहा है, एक तो रशिया से मिल रहा है, दूसरा उसकी तेल की सप्लाई सी मैक, जो उसने चाइना म्यांमार कॉरिडोर बनाया था, वहाँ इन्होंने अपनी फौज घुसेड़ के बांग्लादेश के थ्रू उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। सी पैक जो था वो ऑलमोस्ट खत्म कर दिया इन्होंने, अमेरिकन ने। तो उसके पास ऑप्शन बचती है, एक रेलवे का रूट है जो कि चाइना से होते हुए 3 देश क्रॉस करके ईरान में जाता है। तो अगर आप चाइना की डिपेंडेंसी देखें रशिया के तेल के अलावा ईरान पे जो है, तो उसको सबको नलीफाई करने के लिए, नल एंड वॉइड करने के लिए इन्होंने ईरान को पहले ठोकने की कोशिश की, फिर नूरा कुश्ती कर ली, ईरान के काबू नहीं आया। वो अभी भी काबू नहीं आया। अभी रशियन आर्मी जो है, ईरान, रशिया के साइंटिस्ट ईरान के अंदर हैं, और वो ईरान का
एयर डिफेंस को मजबूत कर रहे हैं। तो अगर ये सारा इलाका रशिया और चाइना का बैकयार्ड है और यहाँ अगर अमेरिका घुसना चाहता है, तो एक बात तो बड़ी क्लियर है कि वो ठीक है, बिजनेस डील करके वो सब करेगा, मिलिटरली उसकी औकात नहीं है यहाँ पे आके लड़ने की। जियोग्राफी जो है वो मिलिट्री कैंपेन और स्ट्रेटजी में बहुत ज़्यादा काम की है, और अमेरिका का जो डिस्टेंस है और ये सेंट्रल एशियन रीजन जो है वो लैंड लॉक्ड है। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो फिर आपको समझ आएगी हम सबको कि वेस्ट से वो घुसा, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में घुसने की कोशिश की उसने वाया अर्मीनिया, अजरबैजान, कैस्पियन सी, और उसी को आर्गुमेंट करने के लिए साउथ से घुसने के लिए, क्योंकि फिर साउथ में घुसने का फायदा ये है कि पाकिस्तान तो जो हीरा मंडी उनके जेब में है, वो पैसा फेंक तमाशा देख, तालिबान भी कोऑपरेट करते हैं, तो फिर सीधा इसका इन्फ्लुएंस ऊपर तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान के साथ हो जाता है। और हम सबको याद रखना चाहिए कि पिछले 1 साल में ईरान में जो एक बड़ा ब्लास्ट हुआ था, जो उनका जनरल मारा गया था, उसकी मेमोरियल सर्विस थी 1 साल की, जिसको हम वारखी कह लें या 1 साल वाली, उसमें ब्लास्ट हुआ था। और मॉस्को में एक टेरर अटैक हुआ था, उन दोनों में ताजिक्स इन्वॉल्व थे। वो ताजिक जो थे वो ISKP के थे, और ISKP जो है उसको USA डिक्लेयर कर चुका है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ISKP को पालता है पाकिस्तान का ISI। तो चाहे अमेरिका कहता है कि ISKP ISIS की जो फैमिली है ये हमारे लिए खतरा है, लेकिन जब उसको जरूरत पड़ती है तो वो पाकिस्तान के ISI के थ्रू अपने काम निकलवाता है। उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो फिर हमें समझ आती है कि इसका जो स्टेप अप, जो बगराम बेसिकली आप कहाँ हुआ, आप अफगानिस्तान के हार्ट में, सेंटर में बैठे हुए, वहां पहुंच के आपका जो इन्फ्लुएंस है ऊपर की तरफ, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, उधर से वेस्ट से आप एक अप्रोच लगा रहे हो जिसमें टर्की लीड करेगा, तो आप इन दोनों एक्सिस को कन्वर्ज करना चाहते हो अपना इन्फ्लुएंस बनाने के लिए। लेकिन इस सपने, सुहाने सपने लड़कपन के तो अच्छे हैं बाबा जी, लेकिन ये एक फ्लैश पॉइंट क्रिएट करेंगे यहाँ पे। जैसे जैसे दुनिया एक बड़े टकराव की तरफ मूव कर रही है, कभी हमें लगता है कि बे ऑफ बंगाल में ना हो जाए चाइना और रशिया का और अमेरिका के साथ, बिकॉज ऑफ CMEC जो टूटा है, जो म्यांमार में हो रहा है। कभी कभी लगता है कि ईरान और इसराइल वाली ना बढ़ जाए, और फिर ऑफ कोर्स यूक्रेन वाला तो है ही है, साउथ चाइना सी तो है। ये एक नया फ्लैश पॉइंट बनता हुआ नजर आ रहा हो। एक फ्लैश पॉइंट और डेवलप हो रहा है साथ में वेनेजुएला में। तो ये ट्रंप भाई साहब जो है ना, इसको मैं अमेरिका के साथ एक्चुअली इसलिए नहीं गिनता कि ये जो कर रहा है वो, अमेरिका तो घटिया देश था, लेकिन इतना घटिया काम ओपनली आज तक किसी ने किया नहीं। करते तो रहे हैं लेकिन पर्दे के पीछे। तो ट्रंप धकेल रहा है दुनिया को एक वॉर की तरफ, क्योंकि जब वॉर लगेगी तो ट्रंप की फिर कमाई और बढ़ेगी, उसने हथियार बेचने हैं। और अभी देखो पाकिस्तानी देश के साथ करके, कहते हैं कि जनवरी में इसने जब टेक ओवर किया था उसके बाद अभी तक ये 8 से 9 बिलियन डॉलर पर्सनल फाइनेंसिस में ऐड कर चुका है। तो ये मागा बागा कुछ नहीं, ये मेक ट्रंप मोर रिच, इसका फॉर्मूला है। इसलिए अपनी ईगो सबसे आगे रखता है, फिर अपना फाइनेंशियल अपना इंटरेस्ट रखता है, फिर अपने आप को रखता है, और अमेरिका पीछे है, जो हमारे प्रधानमंत्री साहब के उल्टा है, जो कि देश को आगे रखते हैं, फिर अपने को पीछे खड़े करते हैं, और फिर जो उनकी जो भी पार्टी। तो ये एक फ्लैश पॉइंट होता हुआ नजर आ रहा है। बगराम में आपको एक चीज बता दूं, चाहे ये सेंट्रल एशियन रीजन के लिए देख के रिपब्लिक्स के लिए जा रहा है, जहाँ वो ईरान के ऊपर नजर रखने के लिए कर रहा है, जहाँ वैसे ही चाइनीज इन्फ्लुएंस को खत्म करने के लिए कर रहा है। वो भी एक थ्योरी है कि अफगानिस्तान के अंदर चाइनीज ने रेलवे बनाई है, और अभी वो सोच रहे हैं कि पहले उनका प्लान था कि ओके CPEC अगर नीचे से खत्म हो गया, बलोच उनको नहीं बनने देते, KPK वाले नहीं बनने देते, तो अफगान से समझौता करके चाइनीज वो अपने CPEC को पेशावर को से लेके ऊपर चले जाएंगे, कि जो इनका KPK से उतर के नीचे बलूचिस्तान में आ रहा था उसको टर्न करके ये जितना बन गया ऊपर घुमा के पेशावर से ऊपर ले जाएंगे काबुल, और उसकी एक ब्रांच ईरान में जाएगी। तो उन्होंने अपना एक रास्ता खोल रखा था। लेकिन जब ये अमेरिका अंदर बैठा आके पाकिस्तान के अंदर, और TTP जो कि थोड़ी नरम बैठी हुई थी, जब BLA पीट रहा था इनको पिछले 3-4 महीने से पाकिस्तानियों को, तो TTP भी एक्शन में आ गई एकदम से, उन्होंने भी मारने शुरू कर दिए। तो फिर ये क्लियरली लगता है कि चाइना को पाकिस्तान से खदेड़ना, और चाइना का जो इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान के अंदर है, जब पूरी दुनिया ने अफगानिस्तान को कट ऑफ कर दिया, तो सबसे ज्यादा डिप्लोमेटिक रिस्पेक्ट जो है वो रशिया और चाइना ने दी अफगानिस्तान को, हमने भी दी। तो ये चाइना को खदेड़ने का एक मोटिव हो सकता है, लेकिन जो भी मोटिव हो, चाहे चाइना का हो, ईरान का हो, चाहे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स का हो, ये कब्र खुदेगी बगराम के अंदर अमेरिका का आना इस टाइम। क्योंकि देखिए, जब तक आपने कॉन्ट्रैक्टर, सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स रखे हुए हैं, सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स ने कोई पाकिस्तानी भर्ती कर रखा है, कोई कहीं से भर्ती कर, कोई बांग्लादेशी कोई काम करते हैं, वो सब ठीक है। बगराम एयरबेस का मतलब तब बनता है जब बगराम एयरबेस के अंदर आपका एक फाइटर जेट लैंड करेगा पहला, और फाइटर जेट लैंड करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको 2 से 3 हज़ार लोगों की, सोल्जर्स की रिक्वायरमेंट है।
जब 2 से 3,000 सोल्जर बगराम में आएंगे और फिर फाइटर जहाज उतरेंगे, जब उसमें से क्रैश भी होंगे, मिसाइल भी चलेगी, वो सब ड्रामा शुरू हो जाएगा दोबारा अगर, तो डेड बॉडीज जब अमेरिका वापस पहुंचेंगी अमेरिकन सोल्जर की, तो ट्रंप उनको काबू नहीं कर पाएगा हालात को, क्योंकि अमेरिका विल रिएक्ट। अभी वो लोग ऐसे दंगा रखे हैं। तो जो भी रीजन हो, मैं लास्ट में ये कहूंगा, जो भी रीजन हो इसका बगराम में आने का, आने की इच्छा का, ये अमेरिका की एक, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ ये लास्ट प्रेसिडेंट है अमेरिका का, मेरा दिल ऐसे कहता है, तो ये अमेरिका की एक रीढ़ की हड्डी पे एक अपने आप का सुसाइडल अटेम्प्ट होगी और इसकी कब्र यहाँ खुदेगी। जी बाबा जी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये जो इसने H1B वीजा पे जो ये अभी टैक्स टैरिफ लगाया है $1 लाख का, इसका सबसे ज्यादा विरोध तो खुद अमेरिकन कॉरपोरेशंस कर रही हैं। उनको सबसे बड़ा खतरा हो गया कि यार हम बिजनेस कैसे करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये इस पॉलिसी पे कितने दिन टिक पाएगा? यहां से भी ये यू टर्न तो लेने की नहीं सोचेगा जल्दी ही? यू टर्न पॉसिबल है, बिकॉज टैको इसको कहते हैं, बट उसने किया भी 1 साल के लिए है। इसमें 2 चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। अगेन ये मेरी अपनी असेसमेंट है, कोई एविडेंस नहीं है। क्या ये जो बड़ी बड़ी बिग टेक कंपनीज हैं जो इसको फंड करती हैं, एप्पल वालों ने तो अभी इसको एक 24 कैरेट का एक सोने का फ्रेम भी बना के दिया पब्लिकली, और इसने बड़े बड़े टॉप सीईओज के साथ बैठ के खाना खाया था कुछ दिन पहले। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बड़ी कंपनियों की हेल्प करके अपने नीचे वाली कंपनियां जो इसको कोई फायदा नहीं पहुंचाती, जो स्टार्टअप हैं, मिड साइज कंपनीज हैं, उनको तो नहीं मारना चाहता? क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ कि एक गूगल जितनी बड़ी कंपनी, एक मेटा जितनी बड़ी कंपनी, या एक एप्पल जितनी बड़ी कंपनी के लिए कोई $1 लाख कोई बड़ी चीज नहीं है। और अगर वो $1 लाख फेंक के दुनिया का बेस्ट पीपल उठा के अपने लिए लेके आए, तो आप देखिए जो बाकी कंपनीज कोशिश करती थी कि भारत से इनको ले चलो, उनको ले चलो, आईआईटी से उठा लो, उनकी तो औकात ही खत्म हो गई, वो तो अफोर्ड ही नहीं कर पाती। तो ऐसा तो नहीं है कि आपने टॉप ब्रास जो अमेरिकन कंपनीज हैं जिनकी फंडिंग से आप इलेक्शन जीतते हो, उनकी हेल्प करने के लिए 1 साल के लिए आपने बाकियों का गला काट दिया। वो एक पॉइंट है देखने का। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर कोई ये माने बाबा जी कि आपका देश जो ऊपर आया वो आपको उन लोगों ने ऊपर लेके आया, ऊपर किस में आया? ये बेसिकली मिलिट्री, उसमें टेक्नोलॉजी में, और टेक्नोलॉजी और मिलिट्री कैपेबिलिटी टेक्नोलॉजी आती है। तो आप टेक्नोलॉजिकली आप दुनिया के नंबर 1 कंट्री हो, इसमें कोई शक नहीं है। आपको वहां पहुंचाया किसने? उसमें कितने अमेरिकन साइंटिस्ट थे? देखिए वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मन को उठा के ले आए। हिटलर जो न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहा था उस पर इन्होंने खुद अपना काम, न्यूक्लियर इन्होंने अटैक कर दिया था वर्ल्ड वॉर 2 खत्म करने के लिए। उसके बाद उनकी जितनी फर्दर हुई है स्पेस और न्यूक्लियर रिसर्च, उसमें वो सारे जर्मन साइंटिस्ट थे जिनको ऑप्शन ये थी, या तो वो फांसी टंग जाते ट्रायल्स में क्योंकि हिटलर के बंदे थे, या उनको यहाँ उठा के ले आओ, उनको सिटीजनशिप दे दी यूएसए में और उनसे काम करवाया। फिर भारतीय पहुंचे, जूस पहुंचे, चाइनीज पहुंचे, और इन सब लोगों ने अमेरिका को टेक्नोलॉजी का जायंट बनाया। आज अगर आप ये रोक रहे हो इनको, तो बेसिकली जैसे हमारे बचपन में एक हमारी हिंदी की पुस्तक में एक वो होता था, पिक्चर कार्टून होता था कि शेख चिड़ी बैठा हुआ है एक शाखा पे पेड़ के, और वो तने से उसको काट रहा है, जिस शाखा पे बैठा हुआ है उसी को काट रहा है। तो ये सेकंड वो है देखने का तरीका कि क्या कोई इतना बेवकूफ हो सकता है कि जिस टैलेंट ने आपको यहाँ इस मंजिल तक पहुंचाया, सुपर पावर बनाया, उस टैलेंट को ही आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। तो ये ट्रम्प ही कर सकता है। और जैसे ये जो पॉइंट है, इसके खिलाफ हम बोले ना बोले, हम तो देख लेंगे वहाँ के जो लोकल कंपनीज हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, जो मिड साइज कंपनी है, इवन जो टॉप से नीचे वाली कंपनी है, उनको तो उनके लिए तो रास्ते बंद हो गए। जब तक ये रूल लगेगा वो बाहर से किसी अच्छे टैलेंट को नहीं ला सकते। और अमेरिकन खुद आज इनकी यूनिवर्सिटीज में अमेरिकन स्टूडेंट्स की परसेंटेज 10% से नीचे है। तो वहां से कितने निकलेंगे और कितना वो चलाएंगे मागा को? तो इसलिए जो आपका अंदेशा है या संदेह है कि कहीं ये टर्न अराउंड तो नहीं मार देगा, यू टर्न तो नहीं मारेगा, पॉसिबल है। नहीं मारेगा तो डिसगंटलमेंट शुरू हो गई, लोगों की आवाज़ें उठनी शुरू हो गई ऑलरेडी। और मिड टर्म पोल जब आएगा तो फिर ट्रंप उसके बाद फिर एक कहते हैं ना, वो एक प्रेसिडेंट होगा जिसके पेन तो होगा लेकिन उसके बाद इंक नहीं होगी साइन करने के लिए। तो अभी समय बताएगा टर्न अराउंड मारेगा कि नहीं, मार भी सकता है, बड़ी बात। जी अच्छा सर, मुझे हमारे देश में जो ये हमारी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो मोदी जी को घेर रही हैं कि भाई ये देश दुनिया का आज तक का भारत का सबसे कमजोर प्रधानमंत्री है, हमारी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है, हमारे अंदर क्लाउट ही नहीं है, ट्रंप बार बार हमें हिट कर रहा है, बेइज्जती कर रहा है। इस बात से आप कितने सहमत हैं, या आप इस बात पे क्या कहेंगे कि
मोदी की फॉरेन पॉलिसी को आप कैसे इवैल्यूएट करते हैं? बाबू जी, मैं आपको प्रधानमंत्रियों का नाम लेके बता देता हूँ जो उस पार्टी को बिलोंग करते हैं जो आज शोर मचा रही है। नेहरू जी थे, जी बहुत स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर थे। तो 1962 में जब पॉलिटिकल ब्लंडर के कारण जब मार पड़ी, मैं 1962 की जो हार है चाइना मिलिट्री हार, उसको मैं हार नहीं मानता, बिकॉज वो फौज की हार नहीं थी। जो हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप ने काम किए, ये उसकी हार थी। तो उसके बाद नेहरू जी ने कैनेडी को लेटर लिखा था कि प्लीज़ मुझे एयरक्राफ्ट भेजो, जेट भेजो और मुझे अपनी गोद में ले लो। कनाडा ने कहा कि ऐसा करो, आप हमारे जो सेटो सेंटो का मेंबर बन जाइए पाकिस्तान की तरह, लेकिन उससे पहले आप पाकिस्तान के साथ अपना रिलेशन ठीक करें, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी सेटो सेंटो का मेंबर था। तो नेहरू जी ने हुक्म दिया कि कश्मीर का और अधिक भाग काट के पाकिस्तान को दे दिया जाए। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट के ऑफिसर्स उसमें डेपुटेशन में स्वर्ण सिंह के साथ 5 मीटिंग की थी इन्होंने, 62 के एंड और 63 में। और ये चिनाब के आगे का पूरा इलाका, जिसके बारे में अभी शो शुरू होने से पहले बात की, जहाँ मैं बैठा हूँ आज, चिनाब के ऊपर अखनूर, सुंदरबनी, रजौरी, पुंछ, ये पूरा हिस्सा और पूरी की पूरी किशनगंगा वैली नेहरू साहब पाकिस्तान को गिफ्ट देना चाहते थे 63 में। तो ये होगी नेहरू साहब की। उससे हुआ कि कैनेडी मारा गया और नेहरू साहब भी निकल लिए। और साथ में फिर जो शख्सगाम वैली 63 में ही भुट्टो ने चाइना को देके सेटल किया, जो पीओजेके का इलाका हमारा इलाका था। जिस दिन भुट्टो ने अनाउंसमेंट किया बीजिंग में कि हमारा सेटलमेंट होगी और हमने शख्सगाम वैली दे दी, उसी दिन स्वर्ण सिंह की पार्टी डेलीगेशन हमारा पाकिस्तान पहुंचा था फाइनल ऑफर लेके कि ये नक्शा है, अब आप ये हिस्सा ले जाइए पाकिस्तान पूरा। तो उससे नेहरू जी चिढ़ गए, तो नेहरू जी ने इस डेलीगेशन को वापस बुला लिया था। ये हो गए बाकी जो कारनामे नेहरू जी के फेमस हैं। मैडम इंदिरा जी जब नंबर 2 इंदिरा जी जब गई यूएसए में निक्सन को मिलने, 15 मिनट व्हाइट हाउस के दरवाजे पे खड़ी रही, उनको अंदर नहीं उसने बुलाया, बिकॉज ये भीख मांगने के लिए गई थी। और जो 71 की जो आयरन लेडी का टाइटल उनको दिया गया और जिसमें वाजपेयी साहब ने भी उनको दुर्गा माता बोल दिया, ये हम सबको समझनी चाहिए कि 71 की लड़ाई जिस कारण से हुई, वही कारण अब दोबारा बे ऑफ बंगाल में बनना शुरू हुआ है। 71 से पहले और उसके बाद बे ऑफ बंगाल में हमने कभी किसी सुपर पावर के किसी जहाज को ऑपरेट करते हुए नहीं देखा, ये एक अंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन 71 से जस्ट पहले पाकिस्तान ने कमिट कर दिया था अमेरिका को एक बेस देने के लिए ईस्ट पाकिस्तान में, क्योंकि तब पाकिस्तान ऑलरेडी सीएटो और सेंटो का मेंबर था, जो कि नेटो का इक्विवेलेंट था। नीचे के हमारे इलाके का जो नेटो था उसको सीएटो सेंटो कहते थे। तो रशिया ने आके 69 में इंदिरा गांधी मैडम को बोला कि इनको कुछ करना पड़ेगा, हम सब बर्दाश्त कर सकते हैं, हम बे ऑफ बंगाल से दूर रहेंगे, लेकिन बे ऑफ बंगाल में अमेरिकन नहीं आने चाहिए, तो आप हमारे साथ डिफेंस पैक्ट साइन कीजिए और फिर इनको सॉल्व करते। मैडम ने बोला नो, वो आयरन लेडी थी, उन्होंने बोला नहीं, मैंने नहीं करना। दिस इज 69 एंडिंग 70 स्टार्टिंग। फिर 71 में जब गदर मचना शुरू हुआ और अमेरिकन ने आउट एंड आउट पाकिस्तान की सपोर्ट की, इग्नोर ही कर दी हमारी बातें, तो उस टाइम लड़ाई से जस्ट पहले रशिया और हमारा एक एग्रीमेंट साइन हुआ। उसी एग्रीमेंट के तहत जब 7th फ्लीट यूएसए की आई बे ऑफ बंगाल में और पीछे पीछे ब्रिटिश फ्लीट आ रही थी, तो उसके सामने रशिया ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन सरफेस कर दी, सामने ले आए। वो न्यूक्लियर ड्रिवन तो थी, उसके अंदर न्यूक्लियर वेपन भी थे। तो कोई ये सोचे कि एक छोटे से टुच्चे से देश जिसको आज बांग्लादेश कहते हैं, उसके लिए 2 सुपर पावर आपस में, और जो 7th फ्लीट थी उसके पास भी परमाणु हथियार थे, तो क्या 2 परमाणु देश कोल्ड वॉर में लड़ने के लिए तैयार हो गए इस टुच्चे से देश के लिए? वो इसलिए लड़ नहीं रहे थे कि बांग्लादेश में क्या हो रहा, वो लड़ रहे थे कि बे ऑफ बंगाल में जहाँ हम दोनों रहेंगे, जहाँ हम में से कोई नहीं रहेगा। और यही कारण है कि जब सबमरीन सामने आई, अमेरिका वाले वापस चले गए। और यही कारण है कि रशिया ने तब मैडम को कहा कि आपके पास 5-6 दिन है, जल्दी जल्दी निपटाओ और इस कहानी खत्म हो गई, अब बांग्लादेश बन गया। और मैडम जी का इरादा ही नहीं था बांग्लादेश बनाने का, उनका ऑर्डर ये था मानिक शाह जी को, और मानिक शाह जी ने भी नीचे ही पास किया था कि मेघना रिवर जो कि ढाका की ईस्ट में है, मेघना रिवर से लेके हमारा जो नॉर्थ ईस्ट तक जो CHT जो चिटागोंग हिल ट्रैक है, वहाँ उस इलाके को इंडिपेंडेंट कराओ, बंगाली पॉपुलेशन को, नेशनलिस्ट को वहाँ शिफ्ट करो, और बीच वाला हिस्सा जहाँ ढाका वगैरह है ये पाकिस्तान ही बना रहने दो, क्योंकि ज़्यादा तोड़ेंगे तो अमेरिका नाराज हो जाएगा। ये तो जनरल सगर सिंह थे कोर कमांडर, जिन्होंने जनरल मानिक शाह को डिसोबे किया और मेघना के ऊपर से हेलीकॉप्टर को, मेघना 5 किलोमीटर चौड़ा दरिया था, वो छोटा मोटा दरिया नहीं है, उसमें पुल वुल नहीं था, तो उन्होंने हेलीकॉप्टर से लोग ट्रूप्स यहाँ लाए और भारतीय सेना की वो जो कोर थी 4 कोर, वो ढाका के अंदर घुस गई।
जब घुस गई तो फेट अकम्प्ली हो गया। ना उसको मानेकशॉ जी कुछ कर सके, ना इंदिरा जी कुछ कर सके, बट ये हुआ कि जनरल सगत सिंह को फिर आर्मी चीफ या आर्मी कमांडर नहीं बनाया गया और वो एक हमारी मेमोरी से गायब कर दिए गए। तो ये रही मैडम इंदिरा की वो स्ट्रेंथ जो तगड़ी थी। राजीव गांधी जी का तो ये हाल है कि ये अमेरिका गए थे 88 में, जब वापस आए तो चाइना की विजिट हुई, तो चाइना ने कहा ऐसा है कि बाकी सब ठीक है, तुम अमेरिका का बड़ा प्यार आ रहा तो ऐसे करो, ये बाउंड्री LAC सेटल कर लो, ये हमारे लाइन है, इसको मानो, लेट्स किल इट। तो उनकी हिम्मत नहीं हुई, उन्होंने कहा अगर मैं थोड़ी सी भी बात मानता हूँ तो ये ना हो कि मैं इलेक्शन हार जाऊँ, भारत के अंदर प्रोपेगेंडा शुरू हो जाएगा कि भारत ने जमीन दे दी चाइना को। तो और बाकी जो ये इनके ताकतवर, और मनमोहन सिंह के लिए तो बोलना ही बेवकूफ़ी है, वो तो आपका टाइम ही खत्म हो जाएगा, हम 4 दिन बात कर सकते हैं। तो ये क्या बात कर रहे हैं, ये गुण गा रहे हैं क्योंकि बाहर वाले प्रेशर जब भारत पे काम नहीं कर रहे, ना हमें टैरिफ ने विचलित किया, ना नेपाल बांग्लादेश ने हमें कुछ ज़्यादा हिलाया, और ना हमें वीज़ा का कोई ज़्यादा आतंक मचा हुआ है, हम करेक्टिव मेजर्स ले रही है, स्टेबलाइजेशन फंड क्रिएट हो गया है, यहाँ बातें हो रही हैं कि अगर लोग बाहर से तो वापस नहीं आएंगे बिकॉज पुराने लोगों के लिए लागू नहीं है। पहले तो ये खबर आई थी कि सारे वापस आ जाएंगे। अगर हमारे बच्चे बाहर नहीं जा रहे तो यहाँ क्या सिस्टम क्रिएट किया जाए, वो सब गवर्नमेंट देख रही है। तो ये प्रोपेगेंडा, जब बाहर वाला प्रोपेगेंडा नहीं काम हुआ तो सबसे बड़े घर के अंदर आप आग लगा दो, और घर के अंदर हमारे केरोसिन छिड़क के बैठने वाले लोग खुद बैठे, खुद कह रहा है कि मेरा कोई जिम्मेवारी थोड़ी है कि मैंने डेमोक्रेसी को बचाना है, मैंने तो मोदी जी को अपोज करना है। ये हमारे LOP का स्टेटमेंट है जो आपने भी सुना होगा। तो ये प्रोपेगेंडा है। मैं तो धन्यवाद देता हूँ आप जैसे चैनल्स को, जो जिनके सब्सक्राइबर जितने भी हैं वो सुनते हैं, तो शायद वो समझ लेंगे इस गेम को और ऐसे ही बातें फैलेंगी। अब इमेजिन कीजिए 10 साल पहले कोई भी चैनल नहीं थी तो ये तो कत्ल करके भी निकल जाते थे। तो आज ये इनके प्रोपेगेंडे का वो काउंटर कर रहे हो आप लोग हो जो मेहनत करके प्लेटफॉर्म खड़ा करके, और जिनको अब नहीं किसी को सुनना तो आप घर से तो पकड़ के ला नहीं सकते, बट जो कहीं से जुड़ा, आपके साथ जुड़ा है, जयपुर डायलॉग से जुड़ा है, डिफेंस टॉक से जुड़ा है, पी गुरु से, जहां जहां पे लोग जुड़े हैं, तो इसलिए इनकी जो शोर शराबा है इसको लोग सुन के बोले यार छोड़ यार, हमें सब पता है। तो मैं ये देशद्रोही वाली एक्टिविटी मानूंगा। हमारे प्रधानमंत्री को वीकेस्ट प्राइम मिनिस्टर बोल के आप एक हिस्ट्री का नया चैप्टर नहीं लिख सकते, बिकॉज उसको इसको बैकअप करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। आप जब लिखोगे नरेंद्र मोदी इज द वीकेस्ट प्राइम मिनिस्टर बिकॉज, लिखो नीचे क्या लिखोगे, बिकॉज कि वो अमेरिका के साथ भी खाना खाता है और रशियन के साथ भी खाता है, वो यूक्रेन की लड़ाई रोक सकता है, वो टैरिफ से नहीं डरता, वो प्रेसिडेंट ट्रंप की फोन नहीं उठाता, यही लिखोगे ना, और क्या लिखोगे आप? जो कि मैंने आपको कहानी सुनाई, अगर हमें लिखने पे आ गए तो एक किताब खड़ी हो जाएगी कि वीकेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था इंडिया का। जी। तो सर बात यह कि जितनी तेजी से घटनाक्रम पूरे विश्व में इस समय चल रहा है, और हम ये देख रहे हैं कि मोदी जी जितनी मजबूती से अपने स्टैंड पे अड़े हुए हैं, उन्होंने कह दिया नहीं उठाना फोन तो नहीं उठाना जी, बात ही नहीं करनी फोन, मतलब, और हमने तेल लेना है तो लेना है, बल्कि तेल और बढ़ा दिया। तो सर मुझे तो लगता है कि मोदी आज तक के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर भारत के हुए हैं और भारत को हमेशा आगे की तरफ ही ले जा रहे हैं। और विपक्ष है सर, इनका काम तो है कि ये इनको देश तो कोई मतलब नहीं है, इनको तो अपना पर्सनल एजेंडा चलाना है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि हमें किसी लॉजिक से, किसी प्रूफ से कोई मतलब ही नहीं है, हमें सुप्रीम कोर्ट जाना ही नहीं है, हमें तो जनता के मन में खाली शंका पैदा करनी है जो हो रही है। वो मीर सलीम यादव का आप बयान सुन लीजिए। तो मैं तो यही कहता हूं देशवासियों से कि इनके एजेंडा को पहचानिए। ये दे जस्ट वांट टू वीकन द प्राइम मिनिस्टर, दे जस्ट वांट टू वीकन द नेशन। ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। जी। तो कर्नल साहब आपने समय दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। दोबारा मिलते हैं सर, आज चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सर, जय श्री राम। जय श्री राम, जय हिंद।